हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बताने वाले हैं 10th मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए अब हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। आज 50 प्रश्नों के बारे में हम लोग जानेंगे। प्रश्न नंबर 1 लिखा है कि परिमेय संख्या को निरूपित किया जाता है। परिमेय संख्या को किसमें निरूपित किया जाता है बता देना है। ऑप्शन सामने दिख रहा है, पता है तो कमेंट करके आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए दिया है क्यू बाई पी के रूप में, बी पी बाई क्यू के रूप में, और सी पी प्लस क्यू के रूप में, और डी क्यू माइनस पी के रूप में, जहां क्यू नॉट इक्वल टू 0। यानी कि प्रत्येक स्थिति में क्या होना चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो बता देना है कि इनमें से परिमेय संख्या के रूप में किसको लिखा जा सकता है। तो अगर क्यू का मान क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। परिमेय संख्या ही ना होता है कि वैसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके जहां क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है, उसी को बोला जाता है परिमेय संख्या। ठीक है, तो 1 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर लिखा है कि इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है। इसमें बताना है कि कौन अपरिमेय संख्या है, यानी कि अपरिमेय संख्या है बताना है। तो ये वाला तो जो है परिमेय संख्या है, ये वाला भी परिमेय संख्या है, और ये वाला जो सी नंबर ऑप्शन है इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये वाला अपरिमेय संख्या है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न लिखा है कि परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं। तो परिभाषा याद करिए। परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के समूह को कहते हैं वास्तविक संख्या। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देखें। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है, यानी कि बता देना इनमें कौन अपरिमेय संख्या है। इसमें अपरिमेय संख्या है बताना है। ठीक है, ऑप्शन दिया है 20.23, अगला है 10.3 के पावर में बार दिया गया है, और सी नंबर जो है 0.120, फिर 1200, फिर 1200, यानी कि ये बढ़ते जा रहा है। डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताना है। अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या कौन है, तो ऑप्शन सी वाला अपरिमेय संख्या है। ये जो है परिमेय संख्या और ये भी परिमेय संख्या है। आया समझ में। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न लिखा है कि घात 1 के बहुपद को क्या कहते हैं, यानी घात 1 के बहुपद को क्या कहते हैं। तो घात 1 के बहुपद को कहते हैं रैखिक बहुपद। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6वां प्रश्न लिखा है कि यदि px बराबर 2x प्लस 3 का एक शून्यक k है तो k का मान क्या होगा। यानी कि इसका शून्यक आ रहा है कि k दिया गया है। ठीक है, तो k का मान बता देना है k क्या होगा। तो इसका शून्यक निकाला जाएगा, तो इसके बराबर में 0 लिख करके निकाला जा सकता है। तो 2x बराबर ये 3 आएगा तो माइनस में 3, इसके x बराबर माइनस में 3/2। तो -3/2 वाला ऑप्शन कौन सा है, बी। तो बी इसका राइट आंसर होगा। समझ में आ रहा है, कमेंट करिए। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 7वां प्रश्न है कि अगर px बराबर ax प्लस b का एक शून्यक k है तो k का मान होगा। यानी कि सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, केवल अंक इसमें ही दिया है, ए भी दिया गया है अंक के जगह पर। तो k का मान बता देना है क्या होगा। तो k के इसके बराबर 0 रखिएगा, तो x का मान निकालिएगा, तो ये आएगा तो माइनस में b, और ये आएगा तो a। तो -b/a वाला ऑप्शन कौन सा है, ए। तो ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 8वां प्रश्न लिखा है कि संख्या रेखा पर 0 से प्रकृत संख्या तक को क्या कहते हैं, यानी 0 से प्रकृत संख्या तक को क्या कहा जाता है बता देना है। ऑप्शन ए दिया है पूर्ण संख्या, बी प्राकृतिक संख्या, सी एक वास्तविक संख्या, और डी अपरिमेय संख्या। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए राइट आंसर। चलिए, 0 से जो संख्या स्टार्ट होता है और प्रकृत संख्या तक जाता है तो उसको कहते हैं पूर्ण संख्या। वो पूर्ण संख्या बन जाता है। राइट आंसर होगा ए। 9वां प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर दिया है कि दो चर वाले समीकरण जिसमें x और y दो चर है का व्यंजक रूप है। यानी कि x और y दो क्या दिया गया है, चर दिया गया है। चर समझ में आता है ना। चर माने घास, घास को चर जाना, यानी कि बकरी घास को क्या करती है, चर जाती है। उसके बाद क्या होता है, फिर चरने के बाद कुछ दिन के बाद फिर वो क्या होता है, जम जाता है।
उसी को बोला जाता है चर। और अचर जो होता है वो जिसका मान निश्चित होता है, यानी कि चर का मान निश्चित नहीं होता है और अचर का मान निश्चित होता है। समझ में आ रहा है? तो ये दो बोध क्या दिया है, चर दिया है। तो कह रहा है कि इसमें द्विघात समीकरण का व्यंजक क्या होगा, यानी द्विघात समीकरण का व्यंजक क्या होता है। तो व्यंजक क्या होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है। ये माइनस में नहीं होता है, ठीक है। व्यंजक जो होता है प्लस में होता है, अंक के साथ माइनस रहता है, लेकिन इस रूप में रहता है तो माइनस में नहीं लिखा जाता है। इसको ध्यान रखना है। 10 नंबर प्रश्न लिखा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 में y का मान है, यानी कि इसमें बताना है क्या, y का मान बताना है। तो y का मान यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। तो y का मान निकालेंगे तो c बराबर क्यों उधर जाएगा, तो माइनस में होगा, माइनस में c, और a जाएगा तो ax जाएगा, तो ये भी माइनस में ax हो जाएगा। तो इस तरह का ऑप्शन तो कोई है नहीं, बट्टा में क्या होगा, b होगा। तो माइनस c और माइनस ax कोई ऑप्शन है नहीं है। इसमें से क्या करिए, माइनस काउंट कर लीजिए। तो माइनस यदि काउंट कर लेते हैं तो ax को पहले लिख दीजिए और प्लस में c को बाद में लिख दीजिए, और बाटा में b। तो माइनस ax प्लस c बाई b वाला ऑप्शन कौन सा है, ये वाला ऑप्शन है c। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन c। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 11 नंबर लिखा है कि दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c में y बराबर 0 है। y बराबर कितना है, 0। तो x का मान क्या होगा, y का मान 0 रखा है, तो x का मान क्या होगा, तो y की जगह पर 0 रख दीजिए। ax प्लस 0y प्लस c बराबर में 0 कर दीजिए, यानी कि x का मान बताना है। तो ये तो 0y यानी 0 हो गया। तो ax बराबर ये c को भेजेंगे उधर तो माइनस में होगा, और x का मान निकालेंगे तो माइनस c बाई a। तो माइनस c बाई a है कौन, माइनस c बाई a कौन वाला ऑप्शन है, b वाला ऑप्शन है। तो b हमारा राइट आंसर होगा। आया समझ में? नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न लिखा है कि x के पावर n माइनस 1 का एक गुणक x प्लस 1 है, तो x का मान निश्चित रूप से होगा, यानी कि निश्चित रूप से क्या होगा, एक समपूर्णांक, एक विषम पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक। यानी कि x का मान x के पावर n माइनस 1 का एक गुणा कितना दिया है, x प्लस 1 दिया गया, ठीक है। तो बताना है कि सम पूर्णांक होगा कि विषम होगा कि ऋणात्मक होगा कि धनात्मक होगा। तो इसको जांच कर लेते हैं, ठीक है। पहले n के जगह पर क्या रखते हैं, n बराबर 1 रख लीजिए। जब n बराबर 1 रखा जाएगा तो x के पावर 1 माइनस 1 बाटा, यानी कि ये गुणांक है यानी इससे भाग देगा, ठीक है। तो x प्लस 1 होगा। तो x के पावर 1 यानी कि x माइनस 1 बटा x प्लस 1, ये भाग लगेगा, इसमें कभी नहीं लगेगा। ये नहीं लगेगा तो ये होगा नहीं, यानी कि विषम संख्या नहीं होगा, ये हम लोग देख लिए। अब देखते हैं सम संख्या होगा कि नहीं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, n का मान रख देते हैं 2 सम संख्या होता है ना, तो n का मान 2 रखते हैं। तो x के पावर 2 माइनस 1 बटा ई भाग देंगे तो x प्लस 1 से होगा। तो ये इस पे हम स्क्वायर लगा सकते हैं ना, ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो सूत्र क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 बटा x प्लस 1, यानी कि x प्लस 1 से x प्लस 1 कटेगा, बच जाएगा x माइनस 1, यानी कि इसमें भाग लग जा रहा है। तो ये वाला क्या होगा, सम संख्या होगा। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। आया समझ में? ये वाला सम संख्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 नंबर लिखा है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के विवेचक होगा, यानी कि बताना है इसका विवेचक क्या होगा। तो विवेचक का सूत्र क्या होता है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस सूत्र को याद रखते हैं तो आपको परीक्षा में 1 नंबर नहीं छूटेगा, ठीक है। यानी कि b का मान इसमें क्या होगा, 4 होगा, a का मान 2 होगा और c का मान
3 होगा। तो बी स्क्वायर कर रहा है तो -4 है बी का मान, तो -4 का स्क्वायर और -4 का 4 इंटू ए का मान 2 और सी का मान है 3। तो -4 का स्क्वायर कितना, -4 का स्क्वायर प्लस में 16 और माइनस 3 दूना 6 चौका 24, 16 में से 24 घटेगा तो माइनस में बच जाएगा 8। तो -8 वाला ऑप्शन कौन सा है, सी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर क्या है कि द्विघात समीकरण के मूलों की योग का मान क्या है जबकि समीकरण x² + 2x + 3 बराबर 0 है। यानी कि मूलों का क्या पूछा है, योग पूछा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान बता देना है क्या होगा। कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा और लाइक ठोकिए, कमेंट भी करिए लाइक भी ठोकिए। चलिए इसका आंसर बताइए। ये पूछा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a। तो b का मान कितना है 2, तो -2/a का मान है 1, यानी कि माइनस में 2। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा -2 वाला ऑप्शन कौन सा, ए। ये होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर प्रश्न लिखा है कि यदि mx² + 2x + m बराबर 0 के दो मूल बराबर होंगे, यदि यानी कि इसके दो मूल बराबर कब होंगे, तो दो मूल बराबर होने के लिए क्या होता है b² - 4ac बराबर 0 होना चाहिए, तभी दोनों मूल बराबर होते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, b² - 4ac = 0 रख करके, ठीक है, उसके बराबर 0 रख करके निकालते हैं। तो b का मान कितना है, b का मान है 2 और a का मान है m, फिर c का मान है m। तो 2 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान m और c का मान भी m बराबर में 0। किसी को कोई दिक्कत, आगे देखिए, आगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस में 4 और m का m² बराबर में 0। 4 इसमें से कम कर लीजिए, 4 को भेज दीजिए उधर, तो -4m² बराबर माइनस में 4 होगा, इसे m² या का चीज पहले लीजिए, या m² बराबर -4 और बट्टा में -4, माइनस से माइनस कटा और 4 से 4 कटा, यहाँ बचा कितना 1 बचा। m का मान निकालिएगा तो प्लस माइनस के साथ क्या होगा, इस पे रूट चढ़ेगा, और 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 का वर्गमूल होता है 1, यानी कि m बराबर क्या होगा +-1। m का मान कितना +-1, तो +-1 वाला ऑप्शन कौन सा है, सी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आया समझ में। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न दिया है कि AP 3, 13, 23 का सार्वंतर क्या होगा। तो सार्वंतर दूसरा पद में से पहला पद घटा दीजिए, तो 13 में से 3 घटेगा तो बच जाएगा 10, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 17 नंबर प्रश्न है कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, यानी बताना है इसका कौन सा पद 78 है। तो 78 में कौन सा पद होगा, तो निकाल लेते हैं यहाँ पे a + n - 1 d वाला सूत्र लगा करके a का मान हो गया 3 प्लस n - 1 इंटू d का मान 8 में से 3 को घटा दीजिएगा तो बच जाएगा 5, d का मान हो गया 5 और कह रहा है कि 78 है, 78 पूछा गया है, तो 3 को भेज दीजिए उधर, तो 3 हो जाएगा माइनस, तो n - 1 इक्वल टू 78 में से 3 घटेगा तो 75 और 5 गुणा में तो आ जाएगा बट्टा में, तो 15 × 5 = 75 होता है। और n का जब मान निकाल दीजिएगा तो n बराबर 15 + 1, माइनस में 1 है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 15 × 1 = 16, यानी कि 16वां पद क्या होगा, 16वां पद, 16वां पद जो है हमारा राइट आंसर होगा। तो राइट 16वां पद कौन सा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर प्रश्न दिया कि यदि किसी एपी का प्रथम पद a सार्वंतर d है तो x का मान क्या होगा। यानी कि प्रथम पद a और सार्वंतर d दिया गया है तो x का मान बताना है कि क्या होगा। क्या है x का मान, 100वां पद कौन सा है, यानी कि 100वां पद पूछा गया ना। 100वां पद जिस तरह से nवां पद का सूत्र होता है सेम टू सेम उसी तरह से 100वां पद, यानी n के जगह पर x कर दीजिए और an का सूत्र लगा दीजिए, बस आंसर निकल जाएगा। तो सूत्र क्या होता है a + n - 1 × d, a +
n माइनस वन इंटू डी होता है nवा पद का। तो xवा पद पूछा है तो केवल n के जगह यहाँ पर क्या होगा x हो जाएगा। फिर a प्लस n माइनस वन यानी x माइनस वन इंटू डी वाला ऑप्शन कौन सा है a। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बीवीआई प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न परीक्षा में एक आना ही आना है, निश्चित रूप से इस तरह का एक परीक्षा में प्रश्न आता है। दिया है कि डी समांतर बीसी, यानी कि एक त्रिभुज है जिसमें डी समांतर बीसी है। त्रिभुज पहले बना लेते हैं, यहाँ पे त्रिभुज बन गया, ए बी सी त्रिभुज है, ए बी सी बन गया और कह रहे कि डी समांतर बीसी है, यानी कि ई डी ई यहाँ पे एक बिंदु ले लीजिए, डी समांतर बीसी यानी डी बीसी के समांतर है। वो क्या करेक्ट एडी बटा डीबी बराबर 5/3 है, यानी कि इससे तुलना करिएगा तो एडी का मान 5 और डीबी का मान 3, यानी कि यहाँ पे 5 दिया गया है, यहाँ पे 3 दिया गया है। तो करेक्ट ए बटा इसी ए यानी कि यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मान क्या होगा, यानी कि ए ऊपर है और इसी नीचे है। तो ये वाला जितना होता है उसी के बराबर इधर भी माना जाता है। तो ये 5 है तो ये भी कितना होगा 5 होगा, ये 3 है तो ये भी 3 होगा, यानी कि ए बाई इसी बराबर 5/3। तो 5/3 वाला ऑप्शन कौन सा है ए। तो ए हमारा हो जाएगा राइट आंसर। और ध्यान देने वाली ये बात है कि इसमें पूछता है यहाँ पे इसी ना दे करके यहाँ पे एसी भी दे देता है कभी कभी, यहाँ इसी ना दे करके क्या दे देता है एसी। तो जब एसी देगा तो क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ देंगे, 5 3 8। तब ए बाई एसी का मान निकालने के लिए ऊपर 5 रह जाएगा और नीचे 5 3 8 हो जाएगा। तो उस तरह से जब पूछता है तो 5/8 आंसर होगा। समझ में आया। नेक्स्ट प्रश्न आप देखते हैं। चलिए 20 नंबर प्रश्न दिया है कि नीचे के चित्र में डी समांतर बीसी, तो x का मान क्या कीजिए, यानी कि x का मान इसका बता देना है कि क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जब त्रिभुज समांतर होता है तो AD बाई DB बराबर AE बाई EC होता है। तो उसी पे निकाल देंगे कि AD का मान कितना 4 बटा DB का मान कितना x माइनस 4 बराबर AE बाई EC होता है। तो AE का मान x माइनस 3 और EC का मान 3x माइनस 19। इससे इसमें और इससे इसमें गुणा कर लीजिए तो x से x में होगा तो x², x से 3 में होगा तो -3x, फिर -4 से x में होगा तो -4x, -4 से -3 में होगा तो माइनस प्लस 12 बराबर 4 से 3 में होगा तो 4 तिया 12x और -4 से 19 में होगा तो 19 का 76 होता है, तो यहाँ पे 76। अब करेंगे क्या कि सबको इधर डालेंगे, x² ये -3 और -4 माइनस में 7x हो जाएगा और प्लस में 12, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में 12x और इसको इधर लाएंगे तो प्लस में 76 बराबर में बच जाएगा 0। अब ये एक समीकरण बनेगा, इस समीकरण को हल कर देंगे, आंसर हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, बहुत ही आसानी तरीका से बताएंगे हम। ये x² का x² माइनस में 7x और माइनस में 12x, तो 7 और 12 कितना माइनस में 19x हो जाएगा। ये प्लस में 76 और प्लस में 12, तो 76 और 12 कितना 6 2 8 और 7 1 8, यानी कि 88 हो जाएगा। प्लस में 88 इक्वल टू 0। अब ये हो गया द्विघात समीकरण, इसको हल करेंगे तो x का मान निकलेगा। यहाँ ट्रिक समझिए, 88 को क्या करेंगे, ऐसे दो पार्ट में बांटेंगे कि जिसको गुणा करने पर 88 और जोड़ने या घटाने पे, या तो जोड़ने पर या तो घटाने पे कितना माइनस में 19 होना चाहिए। तो कौन ऐसा संख्या है जिसको गुणा करने पे 88 हो और जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे, किसी एक स्थिति में या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे, आएगा आना कितना चाहिए 19 और गुणा करने पर प्लस में 88 होना चाहिए। बस ये ध्यान रखना है। तो देखिए अगर -11 लिख दें और माइनस में 8 लिख दें तो माइनस माइनस प्लस और 11 8 88, -11 और -8 दोनों को जोड़ देंगे तो वो कितना जाएगा -11 -8 माइनस में 19 हो जाएगा। बस आंसर आ गया। याद रखना है कि यहाँ प्लस में आता है, माइनस में रहता है तो प्लस में और प्लस में रहता है तो माइनस में, यानी कि 11 और 8 आ रहा है, 11 और 8। तो ऑप्शन में अब देख लेते हैं कि 11 8 है या नहीं। तो 11 तो ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो अब देख लेंगे कि 8 है कि नहीं। तो 8 क्या है, ऑप्शन वाला बी में है, तो हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। 8 ही का ही राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में।
नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं आप। अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न लिखा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90 डिग्री, AB 5 सेमी और AC 12 सेमी है तथा AD समानांतर AD परपेंडिकुलर DC है, तो AD का मान बता देना है कि क्या होगा। ठीक है, AD का मान हमें बता देना है कि क्या होगा। तो पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए ये हो गया एक त्रिभुज। 21 नंबर प्रश्न लिखा है त्रिभुज एबीसी में कोण ए 90 डिग्री का है। यहां ध्यान दीजिए, कोण ए कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का। और ए बी 5 सेमी है, AC 12 सेमी है। तो कह रहा है कि एडी जो है लंब किस पे है? BC पे है। तो एडी का मान क्या होगा बता देना है। तो पहले एक त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं। एक त्रिभुज ये बना लिए, ये हो गया एक त्रिभुज। और कह रहा है कि कोण ए 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री का जहां कोण बन रहा है उसको मानेंगे ए। ये हुआ 90 डिग्री। अब इसको मान लीजिए बी और इसको मान लीजिए सी। ठीक है, और कह रहा है कि एडी जो है लंब किस पे है? BC पे। तो BC यही है, यहां से एक क्या कीजिए लंब डाल दीजिए, यहां से एक लंब डाल दिए, ये इसको मान लीजिए D। और ये हो गया कितना का? 90 डिग्री का। ये भी 90 डिग्री का हुआ। अब यहां ध्यान देना है कि त्रिभुज समरूप हो रहा है कि नहीं। तो ये भी समकोण त्रिभुज है और ये भी एक समकोण त्रिभुज है। तो जब समकोण त्रिभुज हो रहा है तो ये भी क्या होगा? समरूप होगा। समकोण त्रिभुज समरूप होते हैं, तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है तो समरूप होगा। तो यहां पे लिख देंगे कि त्रिभुज CAB समरूप। समरूप कौन होगा? ADC। समरूप त्रिभुज ADC, यानी कि ABC के समरूप कौन सा है? ADC त्रिभुज है। यानी कि CAB कहिए चाहे ABC कहिए, CAB के समरूप क्या है? ADC है। जब समरूप हो गया तो हम लोग जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। तो इसमें देखिए, ये त्रिभुज ABC में ये लंब है और ADC में ये लंब है। किसी को पहले लिख सकते हैं, AD लिख दीजिए चाहे AC लिख दीजिए। तो पहले लिख देते हैं AD। तो AD का अनुपात किसके बराबर होता है? AC के अनुपात होगा। यानी कि ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री पे है, तो यहाँ पे लिख देंगे AC। अब देखिए इस त्रिभुज में, छोटा वाला त्रिभुज में क्या है? AB, यानी कि आधार AB है, तो इसमें क्या होगा? इस त्रिभुज में आधार क्या होगा? इसके जैसा, यानी कि यहां से बन रहा है तो ये AB होगा, तो यह हो जाएगा BC। तो AB बटा BC हो जाएगा। अब देखिए इसका मान तो दिया गया है, AB का मान कितना है? AB का मान 5 सेमी है, BC का मान 12 सेमी है, इतना दिया गया है। तो हमें AC का मान 12 सेमी है, तो BC का मान भी हमें पता होना चाहिए ना। तो BC का मान निकालने के लिए क्या करते हैं? 12 5 जब एक साथ रहता है तो कर्ण निकालते हैं, तो कर्ण का मान आता है 13 सेमी। पाइथागोरस पर में लगाकर निकालिएगा, इतना ही मान आएगा। आया समझ में? अब क्या करेंगे, यहाँ पे सबका मान भर देंगे। हमें यहाँ पे करना है AD, तो AD रह जाएगा। तो AD हो गया बटा AC का मान कितना? AC का मान हो गया 12 बराबर AB का मान कितना? AB का मान हो गया 5। उसके बाद है BC, तो B से लेकर C तक BC का मान कितना? BC का मान जो है, BC का मान है 13, तो 13 यहाँ भर देंगे। केवल इससे इसमें गुणा कर दीजिए, AD का मान निकल जाएगा। तो AD बराबर कितना? 12 25 60 बटा 13, यानी कि 60 बटा 13 वाला ऑप्शन जो होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो 60 बटा 13 वाला ऑप्शन कौन है? C। तो C हमारा हो जाएगा राइट आंसर। आया समझ में? नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न दिया है कि दो बिंदुएं P 2, -2 और Q -2, 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा? मध्य बिंदु के क्या बताना है? नियामक बताना है। ठीक है, मध्य बिंदु के नियामक। तो नियामक निकालने का सूत्र क्या होता है कि x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो 2 में -2 को जोड़िएगा तो 0 बटा 2 माने 0, और -2 में फिर 2 को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 0। यानी कि 0, 0 वाला ऑप्शन कौन सा है? A। तो A हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखते हैं 23 नंबर प्रश्न लिखे कि y का वह मान क्या है जिसके लिए P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है।
यानी कि y का मान पा रहा है कि बता देना है कि क्या होगा जबकि इसके बीच की दूरी कितना है 10 मात्रक है। तो यहाँ दूरी सूत्र का प्रयोग करके आसानी से निकाल सकते हैं। तो दूरी सूत्र लगाते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान 10 माइनस x1 का मान 2, तो 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 का मान है y और माइनस होता है तो, और y1 का मान है -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। बराबर में दिया कितना है, बराबर में दिया है 10 मात्रक, यानी बराबर में 10 दिया है। तो दोनों तरफ यहाँ वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। तो वर्ग करेगा तो इधर तो रूट हट जाएगा, इधर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे साफ सुथरा लिख देते हैं। 10 में से 2 घटेगा तो 8 का स्क्वायर बचेगा, प्लस इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए तो y स्क्वायर प्लस 2ab, तो a का मान y और b का मान 3 है, तो 3 हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर आता है 3 का स्क्वायर और बराबर इधर 10 का स्क्वायर होगा, वर्ग किया गया तो 10 का स्क्वायर कितना 100। कोई दिक्कत? आगे देखिए 8 का स्क्वायर कितना 64 प्लस y स्क्वायर और 3 गुना 6, यहाँ पे 6y और प्लस में 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, बराबर में कितना है 100 का 100 लिख दीजिए। और यहाँ पे अब लिखते हैं y स्क्वायर का y स्क्वायर और 64 में 9 जोड़िएगा तो 64 9 73 हो जाएगा। पहले 6y को लिख लीजिए, उसके बाद प्लस में 73 और ये आएगा तो माइनस में 100 हो जाएगा, बराबर में 0। अब एक स्टेप में इसको घटा लीजिए, अब आंसर आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y और 73 में से 100 को घटा लीजिए, तो 73 में से 100 घटाइएगा तो बचेगा कितना माइनस में 27, बराबर में 0। अब यहाँ पे तो कोई अंक है नहीं, जब अंक नहीं रहता है तो इसको 2 पार्ट में बांट दीजिए। ऐसे 2 पार्ट में बांटिए कि गुणा करने पर कितना माइनस में 27 और जोड़ने या घटाने पर 6 होना चाहिए। तो हम यहाँ माइनस में 3 ले लें और प्लस में 6 ले लें, तो 6 में से प्लस में 9 लेना पड़ेगा, ठीक है। प्लस में यहाँ पे 9 लेना पड़ेगा, तभी तो 9 3 27 होगा और 9 में से 3 को घटाएंगे तो हमारा 6 बच जाएगा। तो एक माइनस में एक प्लस में है, तो जब y का मान निकालिएगा तो बताए हैं कि चिन्ह माइनस में हो तो प्लस में, प्लस में हो तो माइनस में, यानी कि ये माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा और प्लस में है तो माइनस में, यानी कि 3,9 वाला ऑप्शन कौन सा है 3,-9। तो 3,-9 वाला ऑप्शन इसमें है कौन, उसको देख लेना है। अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए 3,-9 वाला ऑप्शन है कौन, तो 3,-9 वाला ऑप्शन ये है 3-9, चाहे -9,3, तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी होगा। आया समझ में? वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए उसको, ताकि वो लोग भी देखें। अगला 24 नंबर प्रश्न ने कहा कि क्या उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसके शीर्ष इतना दिया गया है, यानी कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है जिसके शीर्ष इतना दिया गया। यहाँ ध्यान दीजिए, बहुत ही आसानी तरीका से हम बताने वाले हैं इसको, इतना आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ करना क्या है कि सबसे पहले किसी एक को 0 कर लेना है। किसी एक को क्या करेंगे 0, तो 0 किसको कर देते हैं 0 है तो इसको 0 करना आसान है, तो इसमें केवल 1 जोड़ देंगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ 0 है तो 0 करने के लिए जो प्रक्रिया इसमें किया गया है वही प्रक्रिया इसमें कर देना है। प्लस में 1 किया गया है तो 1 और 0 किया गया तो 0, फिर प्लस में 1 किया गया तो 1 और ये 0 किया गया तो 0। ये तो हो गया 0 और ये बचा कितना, ये 2 में 1 जोड़िएगा तो 3 हो जाएगा, कमा 3 में 0 जोड़िएगा तो 3 और ये तो 0 हो गया, 0 वाला छोड़ दीजिए, इसको ले लीजिए। फिर 2 में 1 जोड़िएगा तो 3 और 0 में -4 जोड़िएगा तो -4 हो जाएगा। ये हुआ कितना। अब ध्यान क्या देना है कि बाहर वाला के साथ, यानी कि 3 के गुणा -4 के साथ और 3 के गुणा 3 के साथ कर देना है। बीच का अंतर निकाल करके 2 से भाग देने के, तो 4 3 12 यानी कि -12, 20 का अंतर माने माइनस और 3 3 का 9, भाग देना है 2 से, बस इतना करना है। अब इसको जोड़ दीजिए, 12 में 9 जोड़िएगा तो
माइनस में 21 और बट्टा में 2। और याद क्या रखना है कि आंसर प्लस में है चाहे माइनस में है, हमेशा लेना किस में है, प्लस में लेना है। प्लस में है या माइनस में है उससे मतलब नहीं है, हमेशा किस में लेंगे, प्लस में ही लेंगे। तो 21/2 आंसर कौन सा है, 21/2 वाला ऑप्शन है बी, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न देखिए। 25 नंबर लिखा है कि -4, -6 किस चतुर्थांश में है। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, चाहे इसको देख ही लीजिए, बता देते हैं हम। ठीक है, इसमें चिन्ह क्या है, माइनस का फिर माइनस का। तो माइनस और माइनस किस चतुर्थांश में होता है, तो तृतीय चतुर्थांश में होता है। इस चतुर्थांश को याद रखना है, सबके लिए जरूरी है क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जाता है। चतुर्थांश यहां समझ लीजिए, इधर x, इधर x', इधर y और इधर y'। ये होता है, इसमें होता है प्लस प्लस, क्योंकि ये वाला पक्ष प्लस का है, ये भी प्लस का है। इसमें होता है माइनस कमा प्लस, क्या होता है, माइनस प्लस होता है, क्योंकि ये वाला अक्ष माइनस का और ये वाला प्लस का। तो पहले लिखा जाता है x वाला, उसके बाद लिखा जाता है y वाला। ये माइनस का होता है, तो इसमें होता है माइनस कमा माइनस, और ये क्या होता है, प्लस कमा माइनस होता है। तो ये होता है पहला चतुर्थांश प्रथम, ये होता है द्वितीय, ये हो जाता है तृतीय, और ये हो जाता है चतुर्थ। उल्टा चलता है एंटी क्लॉकवाइज। प्रश्न में किया क्या था, माइनस माइनस, तो माइनस माइनस किस में है, तीसरा चतुर्थांश में। राइट आंसर हो जाएगा तीसरा चतुर्थांश। अगला प्रश्न को देखते हैं 26 नंबर प्रश्न लिखा है कि 1 + cot² थीटा का मान क्या होगा। तो याद रखिएगा कि cot हमेशा cosec के साथ होगा और tan हमेशा किसके साथ, sec के साथ होगा। तो 1 + cot² थीटा का मान होता है cosec² थीटा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न लिखा है cos π/3 का मान क्या होगा। π/3, पाई कहां से आ गया, आप लोग ये सोच रहे होंगे, लेकिन पाई आ गया, इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पाई का मान होता है 180 डिग्री, डिग्री में 180 होता है। तो cos पाई का मान 180 डिग्री है, बट्टा में 3 कर दिया, 3 से ही कटेगा, तो 3 × 18 यानी कि cos 60 डिग्री का मान बता देना है क्या होगा। हुआ आसान। cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो cos 60 डिग्री का मान होता है क्या, कमेंट करिए बताइए क्या होता है। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन बी, 1/2 होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। cos 60 डिग्री का मान कितना, 1/2। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आया समझ में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न लिखा है, बहुत ही आसान प्रश्न है, थोड़ा सा सोचिएगा आंसर आ जाएगा। 8 sec² थीटा -8 tan² थीटा का मान क्या होगा। यानी कि इसमें से 8 सिंपल है, कॉमन कर लीजिए। 8 कॉमन करिएगा तो sec² थीटा -tan² थीटा बचेगा। और ये सूत्र होता है कि sec² थीटा -tan² थीटा बराबर 1। यानी कि 8 × 1, 8 से 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8। ऑप्शन कौन सा है, सी। तो सी होगा हमारा राइट आंसर। आया समझ में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न लिखा है कि cos 48 sin 42 डिग्री का मान क्या होगा। तो याद रखिएगा कि इस दोनों को जोड़ने पर 90 हो और बीच में चिन्ह माइनस का हो, तो उसका कभी भी आंसर आता है कितना, कमेंट करिए, तुरंत कमेंट करिए। उसका कभी भी आंसर आता है 0, और प्लस रहेगा तो उसका आंसर आता है 1। तो माइनस में है तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 0। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। क्योंकि इसको जब चेंज करेंगे तो cos 90 - थीटा, किसी एक को चेंज करके देख लीजिए, इसी को चेंज कर दीजिए। cos 48 है तो 48 को 90 में से कितना घटाएंगे कि 48 बचेगा। तो 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 बचेगा, और माइनस में sin 42 है तो sin 42 डिग्री। cos 90 - थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा। तो sin 42 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री, तो sin 42 में से sin 42 घट जाएगा तो बच जाएगा कितना, 0। आंसर आएगा 0। अगला प्रश्न नंबर 30 नंबर प्रश्न लिखा है कि एक उदाग्र खंभे की ऊंचाई, यानी कि एक उदाग्र खंभे का मतलब क्या होता है, एक खंभा है जिसकी ऊंचाई 7√3 मीटर है। यहाँ पे देखिए बना देते हैं खंभा, ये खंभा हो गया जिसकी ऊंचाई कितना है, 7√3 मीटर।
7√3 मीटर तथा उसकी छाया की लंबाई, यानी छाया इधर बनेगा सूर्य का, इधर से प्रकाश है, तो छाया की लंबाई कह रहा है कि 21 मीटर। छाया की लंबाई कितना है? 21 मीटर। तो कह रहा है तो प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण क्या होगा? उन्नयन कोण कहां बनता है? ऊपर की नीचे? उन्नयन कोण बनता है नीचे, यानी कि इसको यहां मिला दीजिए और यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनता है, उसी को बता दीजिए। तो यहाँ पे ए बी सी ऑप्शन को देखिए, यहाँ पे 30 डिग्री रहेगा ऑप्शन में, और ऑप्शन को देख करके आप निकाल करके तुरंत कमेंट करके बताइए कि क्या होगा, तब तक हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं आप लोगों को। ठीक है, ये है लंब और ये है आधार। तो लंब आधार वाला सूत्र क्या होता है? या तो टेन का या तो कॉट का होता है। तो टेन थीटा का मान निकाल दीजिए, टेन थीटा पर सेट कर दीजिए, आंसर हो जाएगा टेन थीटा बराबर लंब का मान कितना? 7√3 मीटर, 7√3 मीटर। और बटा आधार का मान कितना? 21 मीटर। तो 3 7 21 कट जाएगा, बचेगा कितना? √3/3। और इसको जब हर पर में करण करिएगा, चाहे इसको 2 बार लिख करके कटाइएगा, √3 बटा √3 इंटू √3 कर दीजिएगा, तो एगो √3 से एगो √3 कट जाएगा, बच जाएगा कितना? 1/√3। तो टेन थीटा में 1/√3 होता है, कितना का मान है? टेन थीटा में 1/√3 होता है 30 डिग्री का मान। तो टेन 30 डिग्री, 10 से 10 हुआ कैंसिल, थीटा का मान बचेगा कितना? 30 डिग्री। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। ठीक है, आया समझ में? अगला प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 31वां प्रश्न दिया है कि चित्र में देखकर बताइए कि सी का उन्नयन कोण कितना होगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है और इस टाइप का प्रश्न परीक्षा में आता है। तो देखिए, ये कह रहे हैं कि चित्र को देख के बता देना है कि ये कोण सी जो है इसका मान क्या होगा, यानी कि इसका मान क्या होगा। तो दो तरीका है। तरीका ये है कि या तो 90 में से 60 को घटा दीजिए, नहीं तो इस दोनों को जोड़कर 180 में से घटा दीजिए। तो बड़ा करने की क्या जरूरत है? यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो हम 90 में से क्या करते हैं? 60 को माइनस कर देते हैं, जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो 90 में से 60 को घटा दीजिएगा, तो बच जाएगा कितना? 30 डिग्री बच जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री वाला ऑप्शन कौन सा है? सी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, 32 नंबर लिखा है कि 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 8 सेमी दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। तो इसके चित्र बनाते हैं तो आसानी से समझ में आ जाएगा। लिखा है कि 6 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त है, एक वृत्त खींच लीजिए। सॉरी, देखिए 6 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींच लीजिए। मान लीजिए कि यह वृत्त कितना है? 6 सेमी त्रिज्या का है। वृत्त की त्रिज्या कितना हो गया? 6 सेमी। उसके बाद कह रहे हैं कि केंद्र से 8 सेमी दूर स्थित एक बिंदु वृत्त पर खींची गई है, यानी कि एक बिंदु क्या कीजिए? 8 सेमी दूर इधर स्थापित कर दीजिए। मान लीजिए P हो गया, इसकी दूरी कितना हो गया? 8 सेमी। तो कह रहे हैं कि खींची गई रेखाओं की लंबाई क्या होगी? वृत्त पर खींची गई रेखाओं की लंबाई बता देने की स्पर्श रेखा यहाँ पे जो होगा, इस स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा उसी को बता देना कि इसको O मान लीजिए, इसको A मान लीजिए। ठीक है, तो ये देखिए सबसे बड़ी क्या होता है? केंद्र से जो खींचा जाता है बाहर बिंदु तक, वो वाला रेखा सबसे बड़ा होता है। और यहाँ पे जो लंब डाला गया रहता है ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये लंब, ये आधार और ये कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो करना ये है कि इसका मान पूछा है कि इसका मान क्या होगा। मैंने पूछा है 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 8 सेमी दूरी स्थित बिंदु से वृत्त पर खींची गई रेखाओं की लंबाई, यानी वृत्त पर कौन रेखा खींचा जाता है? स्पर्श रेखा ही ना खींचा जाता है। तो स्पर्श रेखा की लंबाई बता देना है कि क्या होगा। तो कर्ण, ये कर्ण है, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर करेगा तो आधार स्क्वायर का मान निकलेगा, यानी कि 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर रूट में। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36। कोई दिक्कत? 64 में से 36 को क्या करना है? केवल माइनस कर दीजिए। 64 में से 36 घटेगा तो बचेगा कितना? तो 14 में से 6 घटेगा 8 और 2 28 बचेगा। और 28 तो ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन के जैसा लाने के लिए इसका गुणनखंड कर दीजिए। तो 28 का गुणनखंड करिएगा तो 2 गुणे 2 गुणे 7 होता है।
दो दूना 4 सत्ते 28 होता है, इसमें से 2 बाहर निकलेगा, रूट में बच जाएगा 7, यानी कि 2 रूट 7 वाला जो होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो 2 रूट 7 से भी कौन सा है, सी, तो सी वाला होगा राइट आंसर। आया समझ में। अगला प्रश्न 33 नंबर लिखा है कि 33 नंबर प्रश्न लिखा है कि ओ केंद्र वाले वृत्त के बिंदु P पर PQ एक स्पर्श रेखा है। यदि OPQ एक समद्विबाहु त्रिभुज है तब कोण OQP बराबर होंगे। तो एक वृत्त बना लीजिए, एक वृत्त हो गया, यहां पे केंद्र क्या है O केंद्र से P पर, यानी कि एक P जो है मान लीजिए कि इधर एक P हो गया, ये बिंदु हो गया, और यहां से एक स्पर्श रेखा है इधर, तो इधर मान लीजिए क्या है ये Q हो गया, ठीक है, और इसको केंद्र से मिला लीजिए। स्पर्श रेखा को केंद्र से मिला लीजिए, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। और कहा क्या रहा है कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि ये वाला त्रिभुज जो है, ये वाला भुज है, इस भुजा के बराबर ये कहा है, ठीक है। ये चित्र बड़ा हो गया है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार क्या है, वो बराबर है। तो जब बराबर है तो हम जानते हैं कि जब भुजाएं बराबर होती है तो समूह कोण भी बराबर होता है। तो एक कोण 90 डिग्री का दे दिया है, तो दोनों कोण बराबर होगा, तो त्रिभुज का कोण कितना डिग्री का होता है, तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो एक 90 दे दिया है, तो 2 कोण बच रहा है, तो दोनों का योग कितना होगा, 90 होगा। और जब ये वाला कोण इसके बराबर है, ये कोण के बराबर ये वाला है, तो हम जानते हैं कि जब कोण बराबर है और दोनों का योग 90 डिग्री है, तो इसको 2 से भाग दे देंगे, तो बच जाएगा कितना, 45 डिग्री। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 45 डिग्री वाला ऑप्शन कौन सा है, बी है, तो बी राइट आंसर होगा। 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। 34 नंबर लिखा है कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को अंतः स्पर्श करने वाले वृत्त को क्या कहा जाता है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है और परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिए। यहाँ कह रहा है कि अंतः स्पर्श करने वाले, यानी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को अंतः स्पर्श करने वाले, यानी कि वृत्त हो गया और त्रिभुज यहां से खींच दिया गया है, त्रिभुज ऐसे खींच दिया गया, ठीक है, और ये स्पर्श कर रहा है, तो अंतः स्पर्श कर रहा है, तो इसको कौन सा वृत्त कहा जाएगा, बाह्य वृत्त कहा जाएगा कि अंतः वृत्त कहा जाएगा। यानी त्रिभुज के अंदर है, तो अंदर है तो इसको क्या कहेंगे, अंतः वृत्त कहेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 35 नंबर प्रश्न लिखा है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। यानी किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर, यानी कि एक वृत्त हो गया, कह रहा है कि बाह्य बिंदु, एक यहाँ बिंदु हो गया, तो ये इस पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो बाह्य बिंदु से मात्र कितना, 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इसके सिवा और कोई स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, नहीं खींचा जा सकता है। तो मात्र कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो 2। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न 36 नंबर का है किसी वलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्या क्रमशः 4 सेमी और 3 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्या है, 4 सेमी है और 3 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो वलय समझिए होता क्या है, जैसे एक वृत्त हो गया ऐसे और एक ऐसे हो गया, तो ये बीच वाला हिस्सा को क्या कहते हैं, इसको ये वलय हो गया, ठीक है। तो कह रहा है कि अंदर की त्रिज्या कितना है, इसकी त्रिज्या है जो है, अंदर की त्रिज्या जो है 3 सेमी है, और यहां से लेकर यहां तक की जो त्रिज्या है, ये वाला त्रिज्या 4 सेमी है। तो कह रहे हैं कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो दोनों का क्षेत्रफल क्या करते हैं, केवल इसका क्षेत्रफल बताना है, वलय का अंदर वाला का क्षेत्रफल बताना है, ये इस भाग का, तो ये वाला को माइनस कर देंगे, तो क्या होगा, पाई, बड़का को बड़ा आर मान लीजिए, बड़ा आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर मान लीजिए त्रिज्या वाला को, तो पाई इसमें से कॉमन कर लीजिएगा, तो बचेगा बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना, 22/7 इंटू बड़ा आर का मान 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस छोटा आर का मान 3, तो 3 का स्क्वायर। यहां पे सॉल्व कर देते हैं, 22/7 का 22/7, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, कितना, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो 16 में से 9 घटेगा तो कितना, 7 बचेगा, तो यहाँ 7 हो गया, 7 से 7 कटा, बचा क्या, 22। यानी कि 22 जो आएगा, 22 कितना, 22
कितने दिया है सेमी स्क्वायर में, तो 22 सेमी स्क्वायर वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आया समझ में? अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 37 नंबर दिया है कि दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात a अनुपात b है, तो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और पाई अनुपात पूछा है तो पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, इसका केवल वर्ग कर दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। तो a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर होगा, तो a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर वाला आंसर राइट होगा। अगला 38 नंबर दिया है कि यदि एक पहिए की त्रिज्या 21/22 मीटर है तो उसके द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या होगी? यानी कि एक चक्कर में तय की गई दूरी का मतलब होता है कि वृत्त की परिधि बता देना है। परिधि दिया, परिधि क्या होगा, ठीक है। तो देखिए एक चक्कर में दूरी क्या होगा, इसकी त्रिज्या दिया है 21/22, तो वृत्त की परिधि 2 पाई आ रहा है, 2 का 2 और पाई का मान 22/7 और r 2 पाई r होता है, तो r का मान 21/22 होगा। तो 22 से 22 कटा और 7 3 का 21 कटा, 3 से 2 में गुणा करेगा तो 3 दूना 6 मीटर, यानी कि मीटर में दिया है तो मीटर इसका मात्रक होगा। 6 मीटर वाला ऑप्शन कौन सा है? तो 6 मीटर वाला ऑप्शन है बी, तो बी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न 39 में क्या है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेमी है तो उसका व्यास क्या होगा? किसका क्षेत्रफल क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या है कि 49 पाई वर्ग सेमी है, तो उसका व्यास क्या होगा? तो व्यास उसका होगा 14 सेमी। लेकिन कैसे होगा, देखिए क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और इसका क्षेत्रफल दिया है 49 सेमी, 49 पाई, तो पाई से पाई तो कट गया, आर का मान निकालिएगा तो इस पे रूट चढ़ेगा और 49 का वर्गमूल 7 होता है, तो त्रिज्या का मान 7 निकल गया और व्यास का मान क्या होता है 2r होता है, तो 2 × 7 = 7 × 14 सेमी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न 40 में लिखा है कि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:2 है, तो आयतनों का अनुपात क्या होगा? कहा क्या रहा है, बेलन कह रहा है, तो बेलन का आयतन क्या? बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, इसका अनुपात कह रहा है, फिर पाई आर स्क्वायर एच। तो एक त्रिज्या 2 है, एक त्रिज्या 3 है, तो इतना सब करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल सा तरीका याद रखिएगा कि इसका स्क्वायर करके इससे गुणा कर दीजिए, इसका स्क्वायर करके इससे गुणा कर दीजिए, फिर इसका स्क्वायर करके इसमें गुणा कर दीजिए, जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 में 3 से गुणा करिएगा 12 और 3 का स्क्वायर 9 में 2 से गुणा कीजिएगा तो 9 दूना 18, तो 12:18 ऑप्शन में है नहीं, तो करेंगे क्या, इसको कटा देंगे, तो कटेगा किससे 6 दूना 12 और 6 3 18, यानी कि 2:3 ऑप्शन में है, 2:3 ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन ए है, तो ए इसका राइट आंसर होगा। आया समझ में? अगला प्रश्न को देखते हैं 41 नंबर प्रश्न लिखा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होगा यदि उसकी ऊंचाई उसकी त्रिज्या की 3 गुनी हो? यानी कि लंबवृत्तीय शंकु का आयतन का है क्या होगा जबकि उसकी ऊंचाई त्रिज्या की 3 गुनी हो। तो अगर त्रिज्या को हम लोग r मान लेते हैं तो त्रिज्या को क्या मान लिए r, त्रिज्या हो गया r, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई h का मान हो जाएगा, कह क्या रहा है कि 3 गुनी है तो 3r हो जाएगा। और लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होता है, तो लंबवृत्तीय शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इसका आयतन होता है, बस इसमें मान भर दीजिए आंसर हो जाएगा। तो 1/3 का 1/3 पाई का पाई, आर का मान तो आर है लेकिन एच का मान कितना, एच का मान है 3r, तो 3 से 3 तो कट गया, अब बचा क्या पाई और आर स्क्वायर से आर में करिएगा तो आर क्यूब हो जाएगा, यानी पाई आर क्यूब वाला ऑप्शन कौन सा है, तो पाई आर क्यूब वाला ऑप्शन है सी, तो सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। आया समझ में? अगला प्रश्न देखते हैं 42 नंबर प्रश्न लिखा है कि एक घन और उसके अंदर फिट बैठने वाला गोले का आयतन का अनुपात क्या होगा? यानी एक घन है और उसमें फिट बैठने वाला गोले का आयतन का अनुपात क्या होगा? अनुपात बताना है इसमें क्या होगा, ठीक है। तो देखिए घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, और अंदर फिट बैठने वाला क्या है, गोला है,
गोला है तो जैसा मान लीजिए कि एक घन बना देते हैं यहाँ पे, देखिए ये गोला हो गया, इसमें स्पर्श करके जा रहा है, तो गोला की त्रिज्या को क्या मान लीजिए, गोला की त्रिज्या को मान लीजिए आर। तो जब स्पर्श कर रहा है तो पूरा यहाँ से यहाँ क्या आधा को आर हो गया, तो पूरा भुजा लिया जाएगा तो क्या होगा, इसकी भुजा क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। ठीक है, भुजा 2r हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है, और गोला का आयतन 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो भुजा का मान इसका कितना 2r हो गया, तो 2r का क्यूब अनुपात, अनुपात कर रहे तो अनुपात लगा दीजिए, और गोला का आयतन, तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, पाई r क्यूब। तो 2 का क्यूब कितना 8 और r का क्यूब बराबर अनुपात, अनुपात 4/3 पाई r क्यूब। तो r क्यूब से r क्यूब को काट दीजिए, और यहाँ पे 4 दूना 8 काट दीजिए। ठीक है, तो 2 से 3 में गुणा करिएगा, यहाँ देखिए यहाँ पे साफ सुथरा लिख देते हैं, यहाँ पे 2 बचा है, बराबर में 1/3 पाई बचा है, और इससे इसमें गुणा कर दीजिएगा तो मान निकल जाएगा। तो 3 दूना 6 अनुपात पाई, ये 6 अनुपात पाई वाला ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो 6 अनुपात पाई वाला है ऑप्शन सी, तो सी राइट आंसर होगा। अगला है 43 नंबर प्रश्न लिखा है कि 5 सेमी किनारे वाले एक घन को 1 सेमी किनारे वाले कितने घनों में विभक्त किया जा सकता है। तो इसके लिए सिंपल सा याद रखना है कि जब भी 1 सेमी का है तो 5 का क्यूब निकाल दीजिए, 5 का क्यूब हो जो होगा वही आंसर हो जाएगा। यानी 5 का क्यूब करिएगा तो 5 का क्यूब 125 होता है। तो 125 वाला ऑप्शन कौन सा है, इसमें यहाँ पे 125 लिख दीजिए, 125 वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, केवल 25 हो गया था, वहां रहेगा 125, तो 125 वाला राइट आंसर होता है। जब भी 1 सेमी दिया है तब, और 2 सेमी दिया रहता है तो उसको गुणा करके कटा करके निकालना पड़ता है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है 44 में लिखा है कि अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। ये तो सूत्र है, ये आप लोग को जरूर पता होगा, और कमेंट करके जरूर बताइए, कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई r स्क्वायर होता है, 3 पाई r स्क्वायर होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 45 नंबर प्रश्न दिया कि एक गोले की त्रिज्या 7 सेमी है तो इसका आयतन क्या होगा। एक गोले की त्रिज्या 7 सेमी है तो उसका आयतन क्या होगा। आयतन निकालने के लिए क्या करते हैं, गोले की त्रिज्या होता है 4/, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो पाई का मान 22/7 और r का मान कितना 7 दिया है। तो 7 × 7 × 7 यानी क्यूब होता है तो 3 बार 7 लिख दीजिए, 7 से 7 कटा, और देखिए बाटा में 3 बच रहा है। तो सिंपल सा इसमें देखिए कि बाटा में 3 किसी में है, तो जो बाटा में 3 है वही राइट आंसर हो जाएगा, गुणा भाग करने की कोई जरूरत नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसको सॉल्व करके निकालिएगा तो इतना ही आएगा। आया समझ में। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला है 46 नंबर प्रश्न दिया है कि बहुलक का क्या होगा, यानी कि जो संख्या दिया गया है, ये संख्या दिया है, इसमें बहुलक क्या होगा। तो बहुलक का मतलब होता है कि जो अधिक बार आया हो। तो अधिक बार कौन है, तो अधिक बार 5, फिर 5, 3 बार 5 आया, बाकी उससे ज्यादा बार कोई नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा 5 होगा। राइट आंसर सी। अब हम लोग देखते हैं 47 नंबर प्रश्न। 47 में लिखा कि किसी असीमित बंटन का माध्य और माध्यिका क्रमशः 26.8 और 27.9 है तो बहुलक क्या होगा। बताना क्या है, बहुलक। अगर बहुलक का सूत्र नहीं पता है तो सबसे पहले 48 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें बहुलक का मान ही पूछा गया है। लिखा है कि किसी वितरण के माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध होता है। तो माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध यह होता है कि बहुलक बराबर 3 माध्यक - 2 माध्यक। ठीक है, ये होता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, और इसी सूत्र पे इसको बैठा करके निकालेंगे। तो बहुलक बराबर क्या होता है 3 माध्यक, तो 3 का 3, और माध्यक का मान कितना, माध्यिका मान होता है माध्यक, तो माध्यक का मान है 27.9 इंटू 27.9 माइनस का माइनस 2 का 2 इंटू माध्य, माध्य का मान क्या होगा, माध्य का मान हो जाएगा ये, माध्य का मान 26.8, तो 26.8 इसको गुणा कर देंगे तो 3 में 27.9 से करेंगे तो ये हो जाएगा 83.7 माइनस 2 में 26.8 से करेंगे तो ये हो जाएगा 53.6।
माइनस कर देना है 87.7 में से 53.6 को माइनस करिएगा तो ये बच जाएगा 30.1। तो 30.1 वाला ऑप्शन कौन सा है? तो 30.1 वाला ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आया समझ में? वीडियो को लाइक करिए। अगला प्रश्न देखते हैं 47 48 तो हो गया। अब देखते हैं 49 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये परीक्षा में पूछा भी जाता है। एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता बता देना है। तो एक सिक्का में क्या होता है? दो स्थिति होता है, एक हेड होता है और एक टेल होता है। तो उसमें से चित होता है या पट होता है? तो चित आने की प्रायिकता पूछा गया तो 1/2 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न 50 नंबर प्रश्न लिखा है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, यानी किसी घटना की प्रायिकता इसमें से कौन नहीं हो सकता है बताना है। तो 0 घटना की प्रायिकता हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0.2 भी हो सकता है, क्योंकि 2 इसको 10 लिखा जा सकता है। नीचे जो ज्यादा रहता है तो घटना की प्रायिकता होता है, इसको याद रखिएगा। नीचे कम रहता है तो घटना की प्रायिकता नहीं होगा। तो ये घटना की प्रायिकता होगा। और ये डी नंबर जो ऑप्शन दिया है माइनस में दिया है, तो माइनस में कभी भी घटना घटित नहीं होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये था आज का 50 सब्जेक्टिव प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल पे बने रहने के लिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो रोज देखने को मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।